Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 नवंबर 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गिंडी नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म दी गई है जिसका नाम है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी। ये टर्म हमको न्यूज़ में देखने को मिलती है। बताना यह है कि ये टर्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए आसियान ग्रुप यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या ऑप्शन नंबर बी ब्रिक्स ग्रुप यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन यूनियन, या ऑप्शन नंबर डी G20। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ में अवेयरनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तेज़ी से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उससे संबंधित बड़े बड़े फ्रॉड्स, बड़ी बड़ी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। और इसी टेक्नोलॉजी फ्रॉड्स में एक सबसे बड़ा फ्रॉड आता है डीप फेक फ़ोटो या डीप फेक वीडियो का। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार एक ओरिजिनल पर्सन है, उसका डीप फेक एक फ़ेक फ़ोटो क्रिएट कर दिया जाता है, या उसका एक फ़ेक वीडियो बना दिया जाता है, किसी और के वीडियो पे उस रियल पर्सन का फ़ोटो लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक रीसेंट केस निकल कर आया है। यहाँ पर एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। तो रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से वायरल है, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। क्या है ये डीप फेक तकनीक, ये टेक्नोलॉजी, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ में मतलब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि सरकार को इसमें पूरी सफाई देनी पड़ी है। सरकार ने अपनी साइड से क्या स्टेटमेंट दिया है, जो हमारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर हैं उनका क्या है कहना, ये सब कुछ भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिलहाल तो आप सोर्सेज देख सकते हो, ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अभी यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। ये आप देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स ने सभी जगह पर कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी अभी इस पूरे के पूरे मामले में उतर कर आ चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर उस डीप फेक वाले वीडियो के खिलाफ में रिएक्ट किया और बोला कि भाई लीगल एक्शन लेना चाहिए जिसने भी यहाँ पर ये डीप फेक क्रिएट किया है। तो अमिताभ बच्चन भी यहाँ पे रश्मिका मंदाना के सपोर्ट में निकल कर आए। इस प्रकार से कई सारे लोग ट्विटर पर यहाँ पर सपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर न्यूज़ जो है 12 घंटे पहले, 15 घंटे पहले, 14 घंटा पहले, 16 घंटा पहले, कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर जो ये आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे पब्लिश होने स्टार्ट हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा जो हमारे IT मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पर क्या है इस पूरे के पूरे मामले में कहना। IT मिनिस्टर जो कि राजीव चंद्रशेखर जी हैं आज के समय पर। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ये वाला फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। वैसे ये फ़ोटो जो है ना, ये वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है। मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो आज के समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है। वीडियो कौन सा चल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये जो वीडियो में आपको जो फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ पर जो फेस लगा हुआ है, ये रश्मिका मंदाना का फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि फेक बताया जा रहा है, क्योंकि रियल जो है वो यहाँ पर एक दूसरी महिला हैं जिनका ये आपको चेहरा दिख रहा होगा। तो जो वीडियो आज के समय पर वायरल हुआ है वो इन्हीं का वीडियो है, इन महिला का वीडियो है। इनका खुद का अपना इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो इनका वो वीडियो है। इन्हीं के वीडियो पर जो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद में जो ये फ़ोटो है, जो पूरा वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो को डीप फेक वीडियो बना दिया गया। यानी कि इन महिला का जो ये फेस आपको दिख रहा होगा, ये फेस हटाने के बाद में रश्मिका मंदाना का ये जो फेस है ये लगा दिया गया है। और फिर लग रहा है, मतलब रियल आपको लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके से आगे बढ़ चुकी है, आपको रियल लगेगा, आप पहचान नहीं कर सकते कि यहाँ पर कौन सा असली है कौन सा नकली है।
इसी को हम लोग यहाँ पर डीप फेक के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर फेक वीडियो आज के समय पर वायरल हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर रियल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसके बीच में लोगों ने कंपैरिजन किया, हर चीज़ को देखा, इनके इंस्टाग्राम पर हैंडल पर गए, वहाँ पे उनके वीडियो को देखा, तो उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि बिल्कुल यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिख रहा है या फिर रश्मिका मंदाना का जो वीडियो वायरल हुआ है वो बिल्कुल फेक वीडियो है। किसी ने यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस वीडियो को डीप फेक वीडियो बनाया है। इसके रिस्पॉन्स में रश्मिका मंदाना ने खुद यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी लिखी थी, जहाँ पर ये मेंशन किया था कि देखो, और ये बात सही भी है। सही बात यहाँ पर यह है कि इनके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो सबको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्ट्रेस हैं, सब यहाँ पर जानती हैं, सबको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इनको मिले हुए हैं जहाँ से अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो नॉर्मल पर्सन के साथ में अगर ये सब हो जाता है तो वो पर्सन यहाँ पे कैसे निपटेगा इन सारे के सारे प्रॉब्लम से, ये थोड़ी सी यहाँ पर चिंताएं वाली बात है। आम लोग, आप हो, हम लोग हैं, है ना, किसी के साथ में अगर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पर कैसे निपटेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज़ हमको नज़र आती है। ये कोई नया केस निकल कर नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। पता है, ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन सबको नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपको पता होगा जो सॉन्ग्स हैं वो चल रहे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पर। और केवल सॉन्ग्स नहीं, साथ ही साथ में यहाँ पर अलग अलग तरीके से मतलब जो फ़ोटोज़ हैं उन पर चेहरा काट के लगा दिया गया है ना। और मतलब ये इतनी शातिरता से या इतना क्लीन तरीके से किया जाता है कि आप इसमें पहचान नहीं कर सकते। एक तो होता है एडिटिंग करना, फ़ोटो को एडिट करोगे आप उसमें पहचान सकते हो भाई एडिट किया जा रहा है। बट डीप फेक पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। जिसको प्रॉपर नॉलेज ना हो वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ऐसे ही हुआ था, आपको पता होगा, उनका फ़ोटो यहाँ पर वायरल हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बाइडन के साथ में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, पोप के साथ में ऐसा कर लिया गया है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो वर्ल्ड में जाने वाले लीडर्स हैं, उनके साथ में भी यहाँ पर ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है इसका गलत उपयोग होता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये तो खैर वो हैं जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में पता चल रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो आम नागरिक है अगर वो इससे सफ़र करेगा तो उनके बारे में क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, तो आपको ये न्यूज़ समझ में आ रही होगी कि खबर एग्जैक्टली क्या चल रही है। इसी के रिस्पॉन्स में जो हमारे IT मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने यहाँ पर अपना जो ट्वीट है वो किया है प्रॉपर, और ट्वीट करते हुए बोला है कि सरकार IT रूल्स लेकर आई है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। बहुत पुराने रूल्स हैं, आपको पता होगा। तो IT रूल्स जिनको यहाँ पे नोटिफाई किया गया था अप्रैल 2023 में, ये सारी चीज़ें उसी रूल के तहत कवर होंगी। और इस रूल के तहत यहाँ पर मेंशन किया गया, इस नियम के तहत, कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना फैले। ठीक है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, क्योंकि अब इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है। ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर वायरल हुई तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप सभी लोगों को पता है भाई, आग की तरह वो चीज़ें फैलती हैं। फिर उसके बाद में इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो IT मिनिस्टर ने खुद मेंशन किया है कि इसके लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी साथ चाहिए होगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे यहाँ पर ये ट्विटर है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनकी भी यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जिम्मेदारी भी है कि अगर जो ये इस प्रकार की डीप फेक या कोई मिस इन्फॉर्मेशन है उनको अपने प्लेटफॉर्म से ये तुरंत ही हटाएं। और साथ ही साथ में जो IT रूल्स है दोस्तों, ये IT रूल आपको यहाँ पे पावर देता है। यानी आपके साथ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो IT रूल्स के तहत आप यहाँ पे उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंप्लेंट कर सकते हो, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो कि ये देखो, ये मेरा एक गलत चीज़ यूज़ किया गया है, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। 36 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, 36 आवर्स में। सवाल यह है कि अगर एक्शन नहीं लिया तो, क्योंकि कौन सुन रहा है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, कितना ही कंप्लेंट कर लो, सुनेगा नहीं सुनेगा पता नहीं। अगर नहीं सुनता है तो यहाँ पर सीधा आप उसकी कंप्लेंट लेकर कोर्ट में पहुँच सकते हो। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सारा का सारा जो मैटर है वो कोर्ट देख लेगा। वो बात अलग है कि हाँ, कोर्ट में कब तक चलेगा केस, कब तक नहीं चलेगा, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली बात है। बट ये पावर्स आपको यहाँ पे IT रूल्स के तहत मिल जाती हैं। ये बात भी जो हमारे IT मिनिस्टर हैं उनका कहना है। जो डीप फेक्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इवन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से। इनको यहाँ पर डील करना चाहिए प्लेटफॉर्म्स को खुद ही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आती है तो उनको खुद ही यहाँ पर इसको हैंडल करना होगा, खुद ही हटाना होगा। उनके पास में टेक्नोलॉजीज़ हैं हटाने की। उनको अगर लगता है यहाँ पर डीप फेक है, उनके पास में कंप्लेंट आई है, थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्टिगेट करके वो हटा सकते हैं। तो ये पावर्स यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करनी ही होगी, क्योंकि ये अभी एक शुरुआती दौर है इस टेक्नोलॉजी का।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आगे धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा स्मार्टफोन। लेकिन वही बात है ना, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप उस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो उसके अनगिनत फ़ायदे हैं, गलत इस्तेमाल करोगे तो उसके यहाँ पर नुकसान भी उतने ही हैं। ठीक है, तो हमें अपने फ़ायदे के लिए काम करना है भाई, करियर में कुछ करना है नहीं करना है, वो चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। भाई इतना फ्री टाइम यहाँ पे लोगों के पास में कि इस प्रकार से फेक चीज़ें क्रिएट करने के बाद में उन चीज़ों को यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला जा रहा है, बस खाली यहाँ पर व्यूज़ कमाने के लिए। वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल माना जाएगा। तो मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला है कि जो डीप फेक है ये एक डेंजरस फॉर्म है मिस इन्फॉर्मेशन का, तुरंत एक्शन लेना यहाँ पर ज़रूरी है। बाकी हमारे पास में आईटी एक्ट है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन केवल इतना पढ़ना काफ़ी नहीं होगा दोस्तों। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे काफ़ी बार पूछा गया है डीप फेक के बारे में, मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और मैं आपको थोड़ा सा डीप फेक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से वीडियोस, फोटोज़, ऑडियो, इन सब चीज़ों को बदला जा सकता है। डीप लर्निंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा चेंज किया जा सकता है, और इस तरीके से चेंज किया जाएगा कि एक नॉर्मल पर्सन यहाँ पर परेशान हो जाएगा ये पहचानने में कि ये असली है या नकली है। ठीक है, तो फेक न्यूज़ को जनरेट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए या दूसरे गलत काम करने के लिए इस प्रकार से डीप फेक टेक्नोलॉजी का दोस्तों यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना, डीप फेक का लोग यूज़ कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए, कई बार गलत पर्पज़ के लिए, रिवेंज पॉर्न बना रहे हैं। पॉर्न भी यहाँ पर डीप फेक में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यानी कि पॉर्न जो होगी यहाँ पर पॉर्न वीडियो है ना, लेकिन उस पर यहाँ पर किसी का फ़ोटो लगा दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो ये जो डीप फेक है ये इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसी की इमेज को पूरी तरह से बर्बाद करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैलाया जा रहा है, कई बार गलती से इसको सही मान लिया जाता है, क्योंकि लोग पहचान नहीं पाते सही है या गलत है, और इसे सोसाइटी के अंदर में उस पर्सन की जो इमेज है वो तो बर्बाद होती है, समाज में यहाँ पर कह सकते हो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, एक डर यहाँ पर पैदा होने लगता है, जैसा अभी यहाँ पर हमको देखने को मिला। इस वजह से मैं आपको पहले भी यहाँ पर ये बहुत सारी राय दे चुका हूँ कि आप देखो, हम जो नॉर्मल पीपल है ना, हम लोग भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, बहुत सारा कंटेंट हम डेली बेसिस पे जनरेट करते हैं। डेली यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा फोटोज़ डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। हर एक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं भी रहोगे तब भी आपका काम चलेगा। आप वहाँ पे टाइम वेस्ट ही कर रहे हो रील देखकर, टाइम पास ही कर रहे हो रील देखकर, है ना। और कहोगे कि सर ब्रेक लिया, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट आप किसी और चीज़ में भी यहाँ पर ढूंढ सकते हो, समझ गए। किसी भी चीज़ के साथ में ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं होता है। कई सारे लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं, खाली मूड में यहाँ पर निकाला फ़ोन और देखना स्टार्ट किया रील, या फिर यहाँ पे कुछ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लग गए, और उसके बाद में देखते थे, निकाला 5 मिनट के लिए था, देखते देखते 2-3 घंटे हो गए। अब उसके बाद आपका शेड्यूल ख़राब हो गया। अब आपने डिसाइड किया कल से करेंगे, और फिर वो कल कभी आता नहीं, समझ गए। तो इसी आर्टिकल के साथ साथ मैं आपको थोड़ा स्टडी के लिए भी मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट इन सब फालतू की चीज़ों में नहीं कर रहे होंगे, जब क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना। बात यहाँ पर आती है कि इंडिया का स्टैंड क्या है, भारत के पास में कौन कौन से लॉज हैं जो कि डीप फेक से लड़ने में मदद करते हैं, और भारत के साथ साथ कौन कौन से देश हैं जिनके पास में किस किस प्रकार के कानून हैं। इंडिया के पास में दोस्तों डीप फेक टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, यानी स्पेसिफिकली कि इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए कोई कानून हो, ऐसा नहीं है इंडिया के पास में। लेकिन हमारे पास में कुछ और कानून है जिस कानून का यूज़ करके हम डीप फेक से लड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, सन 2000 का जो ये एक्ट है, इसका सेक्शन 67 और 67A, इसके पास में प्रोविजंस हैं, वो यहाँ पर डीप फेक जैसी चीज़ों को यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 500, ठीक है, ये यहाँ पर किसी को डिफेम करने के लिए पनिशमेंट की बात करता है। ऐसे यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 अगर ये पास होता है तो ये भी कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, भाई किसी के पर्सनल डेटा का मिसयूज़ ना किया जा सके। फिर ऐसे यहाँ पर इंडिया को अभी ज़रूरत है एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉपर नियम कानून को लेकर आने की, ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो डीप फेक है, इसको कंप्लीटली रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, लोगों को यहाँ पर उनकी जो प्राइवेसी है उसको यहाँ पर सिक्योर रखा जा सके।
ठीक है, तो इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है डीप टेक्नोलॉजी के लिए, डीप फेक के लिए, बट इसके अलावा कुछ और लॉज है जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ और देश कौन से हैं जो कि यहाँ पर डीप फेक से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी यहाँ पर 27 देशों का पूरा ग्रुप है। तो साल 2022 में आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन ने अपना कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिस इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर लॉ है इसको अपडेट किया, और यहाँ पर जो डीप फेक के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है इसको भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लिया। तो डीप फेक से लड़ने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ है यूरोपियन यूनियन में, और यूएस के पास में भी यहाँ पर डीप फेक टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है, कानून बना रखा है। ठीक है, डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट पूरा कानून देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे क्या करता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी से लड़ने का काम करता है। इसी प्रकार से चाइना ने भी यहाँ पर एक प्रॉपर डिटेल्ड रेगुलेशन अपने पास में लेकर आ चुका है, और जनवरी 2023 से चाइना में भी लागू हो चुका है, जिसका मेन काम है कि भाई डीप फेक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना या कंट्रोल करना। लेकिन इंडिया के पास में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, तो भारत को भी ऐसे स्पेसिफिक लॉ की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। समझ गए, आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने डीप फेक के बारे में बात की, लेकिन वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी यहाँ पर आपने बैकग्राउंड डेटा पढ़ा है, क्या है डीप फेक टेक्नोलॉजी, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा का सारा नोट्स आपको रेडीमेड नोट्स, यानी कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसी पेड ग्रुप में। और वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म की होती है, चाहो तो आप कभी भी उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या सिंपल से डाउनलोड करके पढ़ के डिलीट कर दो। डिलीट क्यों कर दें, आप मल्टीपल टाइम्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कभी भी अपने करंट अफेयर को स्टोर करने की जो प्रॉब्लम है वो महसूस नहीं होगी। बाकी दोस्तों ये सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को कम्प्लीटली ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि मुझे इस ग्रुप में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा डेली बेसिस पे 5000 लाइक्स को पहुंचाना। प्लीज़ आप इतना सपोर्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करवा सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ में पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है ऑड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम टू रिटर्न इन दिल्ली। भाई दिल्ली आजकल बहुत ही सुर्खियों में। सुर्खियों में क्यों है, ये फ़ोटोज़ आजकल वायरल हो रही हैं। एक फ़ोटो तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये फ़ोटो भी आपको सुबह और शाम का नज़र आएगा। सुबह शाम जब थोड़ा एनवायरनमेंट साफ़ होता है, खासकर स्पेशली सुबह एनवायरनमेंट साफ़ हो जाता है ना, क्योंकि रात में यहाँ पर पोल्यूशन इतना होता नहीं है। तो सुबह के समय पर भी आपको दिल्ली का कोई ऐसा सिनेरियो नज़र आएगा। भाई जो इंडिया गेट है वो सही से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। क्यों, कोहरा आ गया क्या, ठंड पड़नी शुरू हो गई क्या? कोहरा नहीं है, ये सब प्रदूषण है, सब पोल्यूशन है, सब धुआं ही धुआं है, इतना प्रदूषण। हाँ ठीक है, ये तो यहाँ पे सुबह का फोटो हो गया, लेकिन दोपहर के समय का जब पोल्यूशन अपनी पीक पर है तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूरा तरीके से आपको धुआं धुआं ही नजर आ रहा होगा, ऐसा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर सामने इंडिया गेट है ना, सामने इंडिया गेट ऊपर वाले फोटो में तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है इंडिया गेट, लेकिन इस वाले में तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बट सामने यहाँ पर इंडिया गेट आपको नजर आएगा। समझ गए? तो इतना पोल्यूशन। ये फोटो देखो यहाँ पे जो द हिंदू ने दिया है, यहाँ पर भी आप ये जो आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति भवन के सामने का फोटो है, वो भी सही से नहीं दिख पा रहा है, इतना धुआं, इतना पोल्यूशन। और पिछले 2-4 दिनों में दिल्ली केवल और केवल पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। इतना पोल्यूशन हो चुका है कि एनवायरमेंट मिनिस्टर ने यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी कर दी है इसी प्रदूषण की वजह से, और बोला है कि यहाँ पर जो क्लास मतलब लगभग कह सकते हो सभी क्लास के बच्चे केवल 10th और 12th को छोड़कर, 10th और 12th यानी बोर्ड्स वाली क्लासेस को छोड़कर सभी क्लासेस, चाहे वो क्लास 11 हो और क्लास 11 से क्लास 9 हो, 9 से पीछे जितनी भी क्लासेस हैं सबकी छुट्टी कर दी गई है। तो भाई आप घर पे रहो, अभी यहाँ पर एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोल्यूशन बहुत है।
और दोस्तों इतना ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है डब्ल्यू एच ओ ने यहाँ पर पोल्यूशन का एक टारगेट सेट किया है। उस टारगेट से 18 गुना ज़्यादा एक लिमिट होती है, उस लिमिट से 18 गुना ज़्यादा प्रदूषण पिछले 2 दिनों में दिल्ली में नज़र आया है। इतना पोल्यूशन। तो जिसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो चर्चा में है। अब एनवायरमेंट मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि भाई इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऑड इवन व्हीकल वाली जो ये पॉलिसी है इसको वापस से लेकर आना होगा, इस स्कीम को वापस से लेकर आना होगा। ये स्कीम बहुत पुरानी है, 2016 में लेकर आई गई थी। इस स्कीम्स को वापस से लाने की चर्चा की गई है। ऑड इवन पॉलिसी क्या होने वाली है, तो ऑड इवन व्हीकल जो स्कीम है दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि जितना भी प्रदूषण हो रहा है इसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रदूषण जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आ रहा है। लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ऑड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम से। ये स्कीम कैसे काम करेगी भाई, लोगों की जो गाड़ियाँ हैं, कार है, बाइक है, जो भी है, उनके पास में नंबर प्लेट होगी। नंबर प्लेट में जो आखिरी नंबर होगा, ठीक है, आखिरी नंबर होगा वो ऑड या इवन होगा। इवन नंबर जो हमेशा 2 की टेबल से कट जाए, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ, है ना, 2, 4, 6, 8, है ना, ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स यहाँ पे जो कि 2 से ना कटें, ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये हमारे सारे के सारे ऑड नंबर्स हो गए। तो अगर नंबर प्लेट में आखिरी में, ध्यान रखना, आखिरी में जो नंबर होगा, लास्ट वाला नंबर, ऑड हो या इवन हो, एक दिन यहाँ पे ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी जिनके नंबर प्लेट में लास्ट में ऑड नंबर होगा, और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ी चलेंगी, ठीक है, जिनके नंबर प्लेट में लास्ट में इवन नंबर होगा। ठीक है, तो जिस दिन इवन वाली गाड़ियाँ चलेंगी ऑड वाली नहीं चलेंगी, और जिस दिन ऑड वाली चलेंगी उस दिन इवन वाली नहीं चलेंगी। सिंपल मतलब समझ में आ गया। तो ऑड इवन स्कीम इसका मतलब मैंने आपको बताया कि भाई जो व्हीकल्स हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनका जो लास्ट नंबर हमको देखने को मिलेगा, उस लास्ट नंबर के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी और दूसरे दिन ऑड वाली नंबर। इससे क्या होगा, पोल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पर इस स्टेप को क्रिटिसाइज़ किया है। इससे यहाँ पर ये बोला है कि भाई सरकार को कहीं ना कहीं अपनी खुद की पॉलिसीज़ अपना फेलियर मानना चाहिए। सरकार फेल हुई है इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने में। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने में, और ये जो प्रॉब्लम्स है जो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, उसकी वजह से जो लोग हैं दिल्ली के, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, उनको यहाँ पे अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको रोक रोक के चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन ऑड नंबर वाली व्हीकल्स और एक दिन इवन नंबर वाले व्हीकल्स चलेंगे। समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर ये है पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑड इवन तो आपको बता दोगे अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो। दिल्ली में अगर आपको पिछले 24 घंटे का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे तो लगभग वो कल शाम 4 बजे के आसपास 421 के आसपास पहुँचा। मतलब समझ रहे हो, मतलब यह है कि जो ये एयर क्वालिटी है ना, ये सीवर कैटेगरी में जा चुकी है। सीवर मतलब बहुत ही खतरनाक। ये आप कैसे बताओगे क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? आओ मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको बहुत ध्यान से सुनना। एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों एक रिपोर्टिंग होती है डेली बेसिस की। भाई एक रीजन का इंडेक्स निकाला जाता है, भाई उस रीजन की जो हवा है उसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उस हवा में किस प्रकार के प्रदूषण है उनको देखा जाता है। ठीक है, तो डेली के बेसिस पे जो एयर की क्वालिटी है वो किस लेवल की है उस प्रकार का इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार करता है। ये फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर में। ठीक है, साथ ही साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स जब कैलकुलेट किया जाता है तो कौन कौन से प्रदूषण देखे जाते हैं दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हम अगर AQI निकालेंगे तो वहाँ की हवा में हम लोग मेनली 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को देखते हैं। 8 प्रदूषणों को देखा जाता है। 8 मेजर पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आते हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये हो गए 4। बाकी बचे 4, वो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है, तो ये 8 पोल्यूटेंट्स को कहीं पर भी किसी भी हवा में देखा जाता है। इन्हीं के बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। कहोगे ये चीज़ें याद रखनी है क्या? हाँ बिल्कुल याद रखनी है। याद क्यों रखनी है? क्योंकि UPSC ने 2016 में डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न क्या था कि हमारे अलग अलग शहरों में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हम निकालते हैं तो इनमें से कौन कौन सी गैसेस को देखा जाता है। ये 5 गैसेस के नाम दिए गए, इनमें से बताओ कौन कौन सी गैसेस इनको देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ सही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाँ बिल्कुल सही है।
सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ ये भी सही है। मीथेन, नहीं मीथेन नहीं है ना, ये भी यहाँ पे आपने ऊपर देखा है। तो बीच की 3 गैसेस हैं जो कि यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है इनमें से, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 2, 3 एंड 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, हमारी केंद्र सरकार से बोला है कि भाई आप कुछ ऐसी नीतियों के साथ में आओ, आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आओ जिससे स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करवाए जा सकें। ठीक है, जो ये सैनिटरी पैड्स हैं बेसिकली ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होती है इसको मेंटेन करके रख सकें। क्यों मेंटेन करना है मैं आपको बताऊंगा, क्या है प्रॉब्लम, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये न्यूज़ समझते हैं खबर में है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कल के दिन हमारी केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का टाइम दिया और टाइम देते हुए बोला है कि आपको एक प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने वाली नई पॉलिसी लेकर आनी है। उस पॉलिसी में फोकस ये होना चाहिए, स्कूल के जो बच्चे हैं, खासकर बच्चियां हैं, उनको यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन या जो सैनिटरी पैड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार को पूरी तरह से डायरेक्शन दिया है और इस डायरेक्शन के साथ साथ एक बात और बोली है कि भाई यहाँ पर जो भी हमारे रेसिडेंशियल स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर जो गर्ल्स टॉयलेट है ये भी प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, अच्छे नंबर में गर्ल्स टॉयलेट प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पे गर्ल्स को ना हो सके। इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो एडवोकेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका कहना यह है कि बिल्कुल सरकार डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तमिलनाडु के अंदर में लगभग कह सकते हो कि 18 पैकेट्स विद 6 नैपकिन्स ये हर एक गर्ल्स को दिए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बट कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि ये इनफ नहीं है, इससे बड़ा कुछ काम करना होगा, इससे बड़ा एक सपोर्ट यहाँ पे हमको प्रोवाइड करवाना होगा। क्योंकि दोस्तों देश में अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर, सैनिटरी पैड्स को लेकर प्रॉपर जो अवेयरनेस, जो जागरूकता होनी चाहिए थी वो जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन हो सकती है सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से और सैनिटरी पैड के माध्यम से। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन आप समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है, एक सॉफ्ट मटेरियल, काफ़ी मोटा मटेरियल होता है जिसका यूज़ किया जाता है मेंस्ट्रुएशन के समय पर, ताकि यहाँ पर जो ब्लड आता है मेंस्ट्रुएशन के समय पर उसको एब्जॉर्ब कर ले ये सॉफ्ट मटेरियल। इसको हम सैनिटरी पैड्स या सैनिटरी टॉल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इससे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन होता है। लेकिन अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो इम्पैक्ट क्या है मैं आपको बताऊं। यूनिसेफ की एक स्टडी आई है दोस्तों, यूनिसेफ की स्टडी है जहाँ पर 2011 में इस स्टडी को कंडक्ट किया गया था और बोला गया था कि केवल और केवल भारत में 13% लड़कियाँ हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, और 60% गर्ल्स ऐसी हैं जब उनका यहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड आता है तो इस दौरान यहाँ पे आप कह सकते हो ये स्कूल वगैरह को मिस कर देती हैं। 79% यहाँ पर जो कह सकते हो फीमेल्स है वो यहाँ पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है इसी मेंस्ट्रुएशन की वजह से, है ना। ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है, कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर लगा दी जाती हैं वुमेन्स के ऊपर में मेंस्ट्रुएशन के समय पर। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है वुमेन की एजुकेशन को, इक्वालिटी, मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ, सभी के ऊपर में एक बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। और केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में हमको ये पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है। और लगभग बोला जा रहा है पूरे दुनिया में एटलीस्ट 500 मिलियन वेमेन हैं, गर्ल्स हैं, जिनके पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ ये हैं ही नहीं कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, है ना। यानी ये जो नैपकिन्स वगैरह यहाँ पे उनको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है या फिर वो मिल नहीं पाते उनको। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नज़र आती है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है एक लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये पाया कि लगभग 58% जो यंग इंडियन वेमेन हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल है, केवल 58% महिलाएं हैं जो कि हाइजीनिक मेथड का इस्तेमाल कर रही हैं, ज़्यादातर सैनिटरी पैड्स का यूज़ कर रही हैं इस मेंस्ट्रुएशन के समय पर। और इस सैनिटरी पैड का यूज़ जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन जिस लेवल पर बढ़ना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो हमें यहाँ पर इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी सिनेरियो दोस्तों यह है कि 77% से ज़्यादा जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हैं, वेमेन हैं इंडिया के अंदर में, वो यहाँ पर ओल्ड क्लॉथ को यहाँ पर कपड़े का यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, और कपड़े को ही वापस से रीयूज़ करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस हैं।
ठीक है, न्यूज़पेपर्स का यूज़ किया जा रहा है, ड्राइड लीव्स का यूज़ किया जा रहा है, हस्क का यूज़ किया जा रहा है पीरियड्स के समय पर। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर टैकल करनी होंगी। ये कहीं ना कहीं एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक नए स्टेप उठाने होंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज के समय पर ये अपना स्टेटमेंट देता है हमारी गवर्नमेंट को। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर वनडे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे कौन हैं। तो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आ चुके हैं जिनका नाम है हीरालाल समरिया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से पहले ये हीरालाल समरिया ये यहाँ पर नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं और इनको अप्रूवल मिल चुका है। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर इनको साइन करके इस पद पर बैठा दिया है और ये पहले पर्सन है दलित कम्युनिटी से जिन्होंने इस प्रकार का जो ये पोस्ट है इसको यहाँ पे पहली बार होल्ड किया। और इतना ही नहीं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह हो गए, ये सब के सब प्रेजेंट थे जब ये अपनी शपथ ले रहे थे इस पद पर बैठते हुए। 63 साल के यहाँ पर ये व्यक्ति हैं हीरालाल समरिया, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, इनका एक जन्म होता है एक गांव में, राजस्थान के छोटे से गांव में। उसके बाद में अलग अलग यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ तक ये पहुँचते हैं, एक बहुत ज़्यादा नाम कमाया है ना। उसके बाद जाकर यहाँ पर ये इस पद पर आ चुके हैं, ये एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट है इस पर आ चुके हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट है दोस्तों ये पिछले लंबे समय से 3 अक्टूबर से खाली पड़ी थी। तो इस पोस्ट पर किसी को बैठाना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मैटर केंद्र सरकार से उठाया भी था कि भाई इस प्रकार की सारी जो पोस्ट है उसको भर दो, है ना। क्योंकि यहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बैठते कहाँ पर हैं, ये बैठते हैं हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन केंद्र सरकार की ही एक बॉडी है और इसी प्रकार की एक बॉडी होती है SIC, दैट इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो राज्य सरकारों का इन्फॉर्मेशन कमीशन अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन कमीशन अलग है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के ही जो मेन चीफ होते हैं वही यहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कहलाते हैं, जिस पद पर आज के समय पर हीरालाल समरिया जी को बैठाया गया है। समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये तो हो गया आर्टिकल, और ये आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। आर्टिकल से ज़्यादा जो एक लौती इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्जाम के लिए वो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। कितने मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की। तो दोस्तों सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन नाम की जो बॉडी है इसको केंद्र सरकार ने 2005 में बनाया था। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था ना 2005 का, इसी के तहत यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। इसके मेंबर्स की बात करेंगे तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक तो होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि आज के समय पर नए बन चुके हैं, जिनका नाम है हीरालाल समरिया। ठीक है, तो एक तो हो गए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी यहाँ पर 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते। मतलब टोटल 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स आपको देखने को मिलेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो इन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर रिकमेंड करती है एक कमेटी। ठीक है, वो उस कमेटी के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री एज अ चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं। तो ये सब लोग मिलकर यहाँ पे बोलते हैं प्रेसिडेंट से कि भाई आप इनको इस पद पर बैठा सकते हो। लास्ट में प्रेसिडेंट यहाँ पर उनको अपॉइंट कर लेते हैं। ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे तो इस कमीशन के पास में दोस्तों कई सारी पावर्स आती हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं टेन्योर की, तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बैठते हैं इस बॉडी के अंदर में इस पोस्ट पर, ये इनका जो टेन्योर होता है वो लगभग कह सकते हो कि बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन करती है, या फिर जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल मेंशन कर रखी है। ठीक है, 65 ईयर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर 63 साल के हैं, तो यहाँ पर 65 साल तक सर्व कर सकते हैं, कम से कम आने वाले 2 साल तक यहाँ पर सर्व कर पाएंगे, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, और वापस से मान लो एक बार इनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो वापस इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास में या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशंस के पास में क्या पावर और फंक्शंस होती है, जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा जो आम नागरिक हैं, आप हो मैं हूँ, हमारे पास में सरकार से क्वेश्चन करने की पावर है। वो पावर आती है हमारे पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से जो भी आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछते हो तो उस क्वेरी को रिसीव करना है ना, उसको इंक्वायर करना है ना, ये सारा काम यहाँ पर आप कह सकते हो ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी मैटर में, अगर यहाँ पर वो जो मैटर थोड़ा काम का है, रीजनेबल है, प्लस कई बार इनके पास में सुओ मोटो पावर भी आती है, कई बार अपने हिसाब से किसी मैटर को उठा सकते हैं ये।
तो ये बात हो गई हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की। अब आता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को हमारी जो राज्य सरकार है उसने यहाँ पर बनाया था और राज्य सरकार यहाँ पर उसको चलाती है। ठीक है, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हर एक राज्य के पास में है। अब जब ये कमीशन जो होता है इनके पास में, इस कमीशन में एक स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, प्लस 10 से ज़्यादा अलग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, नॉट मोर देन 10, ये ध्यान रखना। तो 10 हमारे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स भी होते हैं, बाकी एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है स्टेट का। ठीक है, अब इन कमिश्नर्स को जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पर कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा था, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था, वैसे ही स्टेट लेवल पर यहाँ पर इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ध्यान रखना। और गवर्नर को रेकमेंड करते हैं हमारे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एक कमेटी यहाँ पर हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, वो कमेटी यहाँ पे गवर्नर को बोलती है कि भाई इस पर्सन को इस पद पर बैठाओ, तो गवर्नर यहाँ पर उसको अपॉइंट करते हैं। समझ गए दोस्तों। पिछले कुछ समय पर इसमें दिक्कतें भी हैं। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो पद है वो खाली पड़ा है ना, और कई सारे मेंबर्स जो हैं उनकी जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ पर, और कई सारे मेंबर्स की जब जगह खाली पड़ी हुई है तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादा लोगों की सुनवाई नहीं कर पाते, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहता है तो आप कोई कंप्लेंट दोगे, कोई बात रखोगे इनके सामने, तो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए ज़्यादा स्टाफ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं होता, कई सारे जो केसेस है वो यहाँ पर पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये मैटर उठाया ही था, इतनी देर में यहाँ पर जो नए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर स्पेशली। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नवाएंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में एक लौता एडिटोरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की जा रही है टेल्को डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेट्स नेट न्यूट्रलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा लो कम ही कम है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि टू द पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। दो राइटर हैं, एक का नाम है आर.एस. शर्मा जो कि खुद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। दूसरा यहाँ पर सुनील वाजपेयी जी, एक फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइज़र रह चुके हैं ट्राई के। तो दोनों ही पर्सन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है और इसी सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर एडिटोरियल लिखा है। पूरा मैटर क्या है, पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि आखिरकार एग्जैक्टली चल क्या रहा है। दोस्तों पता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टेलीकॉम कंपनीज़ को रेगुलेट करने का। टेलीकॉम कंपनीज़ कौन सी हो गई? फॉर एग्जांपल आपका एयरटेल हो गया, है ना, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया। तो दोस्तों ये सारी की सारी आपके टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जिनका सिम आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और इन कंपनीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? ट्राई कंट्रोल कर रहा है। अब ट्राई ना पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशान हो चुका है। ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ काफ़ी परेशान हो चुके हैं पिछले कुछ समय से। क्यों परेशान हो चुके हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू कम हो रही है। बस खाली आजकल लोग सिम खरीदते हैं इंटरनेट पढ़वाने के लिए, बाकी काम ख़त्म। यार जिनके लोगों में वाईफाई, घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो यहाँ पर रिचार्ज कई कई महीनों तक नहीं करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का। तो इन टेलीकॉम कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है वो पिछले कुछ समय पे तेज़ी से कम होता हुआ नज़र आया है। और इन टेलीकॉम कंपनीज़ का कहना यह है कि भाई हमें यहाँ पर इस नुकसान की भरपाई करनी है। और भरपाई कैसे करेंगे? OTT को टारगेट बनाकर। किसको? OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। आपके ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ गए? नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न प्राइम आ गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार आ गया, है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये सब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप लोग वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे होते हो। तो इन टेलीकॉम कंपनीज़ का कहना दोस्तों ये है कि रिचार्ज तो हमारे से होता है, हमारे सिम में रिचार्ज होता है, लेकिन रिचार्ज करने के बाद में लोग अपना नेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा दे रहे हैं? इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर, है ना। और इस OTT प्लेटफॉर्म में कह सकते हो कि जो एयरटेल वगैरह है, इन्होंने यहाँ पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि कुछ समय बाद यहाँ पर ये व्हाट्सएप को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो आजकल क्या हो रहा है ना, आप इन सभी प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी बातचीत कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो। आप व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लो, अब व्हाट्सएप का आप यूज़ कर सकते हो हर जगह पर। मान लो आज हमें दुनिया पे कहीं भी कनेक्ट होना हो तो आपके पास में व्हाट्सएप होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। इस तरीके से तो हो रही है आजकल बातचीत। सिम का कौन यूज़ कर रहा है? सिम का बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इन कंपनीज़ का कहना यह है कि भाई ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये फ्री फंड में पैसा कमा रहे हैं, इनका रेवेन्यू फ्री फंड में हो रहा है। तो ये टेलीकॉम कंपनीज़ ये बोलती हैं कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी बॉडीज़ हैं
जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कुछ पेमेंट देना चाहिए इन टेलीकॉम कंपनीज़ को, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज़ का हो रहा है घाटा। कोई व्यक्ति एसएमएस का आज के समय पर यूज़ नहीं कर रहा है, एक समय पर एसएमएस का यूज़ करता था। कोई व्यक्ति यहाँ पर डायरेक्ट कॉलिंग का यूज़ नहीं कर रहा है, पहले कॉलिंग का यूज़ बहुत होता था, सीधा यहाँ पर चैटिंग, ये सब ऑनलाइन चल रहा है और वो सब इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चल रहा है। तो इंटरनेट तो लोग अपने सिम में पड़वा रहे हैं, लेकिन उससे यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड होकर इन प्लेटफॉर्म्स का जो रेवेन्यू है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। इन टेलीकॉम कंपनीज़ को कुछ नहीं मिल रहा है, इनकी सर्विसेज और बढ़ चुकी हैं जबकि, लेकिन यहाँ पर इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई इन सब OTT प्लेटफॉर्म्स को हमें कुछ पैसा देना चाहिए, ये कुछ चार्ज वसूलेंगे। तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय पर कि भाई व्हाट्सअप पेमेंट पेड हो जाए, आपको व्हाट्सअप चलाने के लिए कुछ रिचार्ज करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है व्हाट्सएप को कुछ पेमेंट देना पड़े उधर की साइड में इन टेलीकॉम कंपनीज़ को। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल ये चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो राइटर बोलते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपनी मांग की है ना, ये गलत है, ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सारा काम अलग से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेलीकॉम कंपनीज से यहाँ पर पैसा वसूल है। ये चीज़ें बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा यहाँ पे जो हमारे दोनों राइटर हैं उनका कहना है। समझ गए? ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया आखिरकार किस टॉपिक के इर्द गिर्द यहाँ पर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल घूमने वाला है। अब बात करते हैं बिल्कुल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में, एग्जैक्टली इनका क्या कहना है। अब ध्यान से इन मेरे सारी बातों को सुनना, ठीक है। राइटर बोलते हैं इस साल जुलाई की बात है, जुलाई के महीने में जो ट्राई नाम की बॉडी है, दैट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की, बातचीत करने के लिए बोला, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, नहीं तो फिर यहाँ पर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये ज़्यादा जगह ले रही हैं। अब लगभग कह सकते हो 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इनका रेवेन्यू तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ना। इनकी वॉइस कॉल, SMS जो होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये सब प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि SMS वगैरह का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पहले तो इस्तेमाल कर लेता था, आज के समय पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और सेम समय पर इन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि डेटा ट्रैफिक ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते जा रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, लेकिन इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, ठीक है, अब उसके बाद में सीधा अपने दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन कंपनी का कहना है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म हमको पैसा दे। अब राइटर बोलते हैं कि देखो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये गलत है। गलत कैसे है भाई? OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपनी यहाँ पर जो चीज़ें वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश की हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स में आपका ये सारी चीज़ें आ गई। OTT प्लेटफॉर्म्स अपना आर्ग्यूमेंट देती हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स का कहना यह है कि जो बात टेलीकॉम कंपनीज कर रही हैं सरासर गलत है। भाई टेलीकॉम कंपनीज इंटरनेट की ओनर थोड़ी ना हैं, वो तो केवल और केवल इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करवा रही हैं। इस चक्कर में उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही बोलते हैं, है ना। तो कंज्यूमर तो पेमेंट कर ही रहा है उनका डेटा प्लान्स के लिए, उनका डेटा प्लान्स के लिए पहले ही पेमेंट कर रहा था, अब भी पेमेंट कर रहा है। तो टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पर इंटरनेट को ओन नहीं करती हैं, तो इस चक्कर में ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए, ऐसा OTT प्लेटफॉर्म का कहना है। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनीज ने यहाँ पर जिस तरीके से अपना ये पूरा का पूरा एक प्रस्ताव रखा है कि OTT प्लेटफॉर्म से एक चार्ज लेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करेगा कि सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, और होगा क्या? देखो बिल्कुल सही बात है। इससे यहाँ पे होगा ये कि जब अगर OTT प्लेटफॉर्म से पैसा वसूला जाएगा इन टेलीकॉम कंपनीज़ के माध्यम से, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो सब्सक्राइबर्स, जो सब्सक्राइबिंग के ऑप्शन आते हैं, हम ना सब्सक्राइब वगैरह करते होंगे, है ना, प्रीमियम लेते होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा बढ़ जाएगा, वो पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इन्फ्लेशन के तौर पर देखने को मिलेगा, और वो बेफिजूल का यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। अभी जैसा चल रहा है आराम से यहाँ पर चलने देना चाहिए, समझ गए। तो OTT सर्विसेज जो हैं वो अपने मार्केट में compete कर रही हैं। भाई उनका मार्केट अलग है, उनका मार्केट में यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, वैरायटी ऑफ कंटेंट है ना, स्ट्रीमिंग्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका मार्केट अलग है। तो कंज्यूमर जो है वो पेमेंट कर रहा है उसके लिए अलग, हमारे सब्सक्रिप्शन अलग ले रहा है, फिर इंटरनेट का यूज़ करके काम कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज़ को ये बात समझनी होगी कि दोनों मार्केट्स अलग अलग हैं, अपने सर्विसेज को देखते हुए उनकी सर्विसेज अलग अलग हैं, समझ गए। लोग अगर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ का पेमेंट लेकर यहाँ पे इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हैं, तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वो अपना रिचार्ज कर रहे हैं,
समझ गए। तो टेलीकॉम कंपनीज अगर यहाँ पर ये डबल डिप खेल रही हैं कि भाई कंज्यूमर से भी पैसा लेंगी, कंज्यूमर से तो पैसा लेंगे इंटरनेट रिचार्ज करने के लिए, और साथ ही साथ में जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म्स होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनसे भी पैसा मांग रही हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज अगर ये डबल जगह से पैसा मांग रही हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर में कह सकते हो या फिर अपना लालच दिखा रही हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कंज्यूमर से भी कंटेंट प्रोवाइडर से ही पैसे लेना, दोनों जगह से पैसे लेना, ये एक सरासर यहाँ पर लालच है टेलीकॉम कंपनीज का। इसको यहाँ पे सुधारना ज़रूरी है। आप ऐसे यहाँ पे इमेजिन कर लो, राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। भाई आप इमेजिन करो एक टोल प्लाजा है, ठीक है, जहाँ पर आप अपना टोल वगैरह कटाते हो। अब टोल प्लाजा में बैठकर एक स्पेसिफिक मॉडल ऑफ व्हीकल, एक मान लो बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है, बहुत ही पॉपुलर गाड़ी, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है, कि उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, दूसरी गाड़ी के लिए कम टैक्स ले रहे हो। क्या ये सही होगा? अबे नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मान लो जो पॉपुलर व्हीकल है, पॉपुलर गाड़ी है, उसके लिए आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, है ना। तो ज़्यादा टैक्स लेने की वजह से उस गाड़ी की सेल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ये जो टोल किससे ले रहे हो? डायरेक्टली जो कार के मैन्युफैक्चरर हैं उससे। भाई एक पॉपुलर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अब वो कंपनी क्या करेगी? भाई उस टैक्स को चुकाने के लिए कार के दाम ही तो बढ़ाएगी सीधा। अब कार के दाम बढ़ेगी, लोगों को महंगी पड़ने लगेगी। इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो बोला गया आप ऐसे ही देखो ना कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टेलीकॉम कंपनीज दोनों मार्केट्स अलग हैं। और अगर हम यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अगर इस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज बोलेगी तो इससे सारा का सारा जो कॉस्ट का मामला है ना, सब बिगड़ जाएगा। सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह इंक्रीज़ हो जाएंगी, सर्विस क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से डूब जाएंगे। और कई सारे लोग यहाँ पर ओटीटी सर्विसेज के ऊपर रिलाई करते हैं, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, प्रोफेशनल परस्यूट्स के लिए, और भी कई सारे फैक्टर्स के लिए यहाँ पर लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करना सरासर गलत होगा। समझ गए राइटर ने क्या बोला? अब राइटर बोलते हैं यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर कैसे असर पड़ेगा, ये भी यहाँ पर इन्होंने समझाया। चलो पहले मैं आपको नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बताता हूँ, फिर आगे गेम समझेंगे, आगे यहाँ पर राइटर के क्या है कहने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाओ। नेट न्यूट्रलिटी एक ऐसा प्रिंसिपल होता है, एक ऐसा सिद्धांत जहाँ पर सारा का सारा जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है उसको हम यहाँ पर इक्वली ट्रीट करते हैं। कहोगे मतलब क्या है? आज आपके पास में इंटरनेट आ रहा है, वो इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के पीछे बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से इंटरनेट आ रहा है, आप वेबसाइट वगैरह का एक्सेस कर रहे हो, लेकिन ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कई बार लोचा कर सकता है। लोचा कैसा? किसी वेबसाइट को ज़्यादा प्रमोट करेगा, किसी वेबसाइट को कम प्रमोट करेगा, है ना। तो इंटरनेट ट्रैफिक में इसने डिस्क्रिमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया। भाई जो वेबसाइट इस सर्विस प्रोवाइडर को पैसा दे रही है उस वेबसाइट का एक्सेस आराम से मिल रहा है, जो इसको पैसा नहीं देगा उसको ये ऊपर दिखाएगा ही नहीं। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम है। तो ये अगर एक वेबसाइट को थोड़ा सा पार्शियल फेवर करेगा तो वो नेट न्यूट्रलिटी नहीं कहलाएगी। जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इक्वली सबको ट्रीट करेगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेफरेंस के, बिना किसी से चार्ज लिए सबको इक्वली ट्रीट करेगा, तो वो नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी इंश्योर करता है कि हर एक व्यक्ति के पास में इंफॉर्मेशन इक्वली जाए, उनको प्रॉपर इंटरनेट की सर्विसेज इक्वली मिलें, चाहे उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे भी हों, है ना। ये चीज़ें कभी भी वेबसाइट के पावर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगा तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वो कुछ वेबसाइट से पैसा लेंगे और केवल उन्हीं वेबसाइट का एक्सेस देंगे आपको, सभी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो केवल आप उन वेबसाइट पर ही जा सकोगे, किसी दूसरे पर नहीं जा सकोगे। समझ गए? तो ऐसा वेबसाइट भी करती हैं कि अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा देकर अपनी वेबसाइट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रल होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है कि अगर वो नेट न्यूट्रल रहेगा तो। समझ गए? तो नेट न्यूट्रलिटी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है? आज तक जो नेट न्यूट्रलिटी है इसको इंडिया में डायरेक्टली रेगुलेट किसी भी कानून के माध्यम से नहीं किया जाता, लेकिन पिछले कुछ समय पर या पिछले साल अगर आप देखोगे तो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं दोस्तों। जैसे जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ ट्राई, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है ना। डेटा सर्विसेज के अलग अलग प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा है, और साथ ही साथ में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ओटीटी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ बॉडीज़ आजकल न्यूज़ में है,
एक कमेटी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाई है, डीओटी ने कमेटी बनाई है, कमेटी को सेटअप किया है। उस कमेटी का भी मेन काम है नेट न्यूट्रलिटी को एग्जामिन करना, इसके पूरे देखना, ठीक है। और नेट न्यूट्रलिटी को लेकर दोस्तों कई सारे लॉज आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेंगे। तो नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो इंटरनेट का मोनोपलाइजेशन हो जाएगा। कुछ वेबसाइट्स आपके सामने होंगी, कुछ वेबसाइट्स नहीं होंगी, समझ गए। तो राइटर का यहाँ पर यही कहना है कि भैया ये जो नेट न्यूट्रलिटी है इसको हमें फॉलो करना होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सभी को प्रॉपर सर्विस देनी होगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। तो साथ ही साथ में हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नेट न्यूट्रलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको सपोर्ट करके चलना होगा। और ये चीज़ को अगर सपोर्ट मिलेगा तभी यहाँ पे हम अपने पूरे इंटरनेट को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, सभी की हम लोग बात कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट आज के समय पर सबसे मेन आपको देखने को मिल रहा है। बट ये टेलीकॉम कंपनीज़ का ये जो डबल डिप हो रहा है ना, किसी से पैसा मांग रही हैं, किसी से पैसा नहीं मांग रही हैं, है ना, या पैसा मांग रही हैं, ये कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी को अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भाई जो प्लेटफॉर्म्स, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, मान लो कोई प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी को पैसा दे देंगे, कहेंगे भाई आप हमें ज़्यादा प्रमोट करो, इनको पीछे छोड़ दो, टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पर उनको प्रमोट करना शुरू कर देंगी, समझ गए। तो ये जो पैसा मांगा जा रहा है टेलीकॉम कंपनीज के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी को अफेक्ट कर सकता है। आज के समय पर जो आपको इंटरनेट प्रॉपरली मिल रहा है, प्रॉपर सर्विसेज मिल रही हैं, वो सर्विसेज में कभी कभी पार्शलिटी नज़र आ सकती है। आई होप दोस्तों मेरी बात को आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो यही राइटर का कहना है कि जो ये डबल पेमेंट मांग रहे हैं आज के समय पर टेलीकॉम कंपनीज, इसके अंदर में एक सुधार करना ज़रूरी है, ये सरासर गलत है। now आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमारा आर्टिकल से हटकर है बिल्कुल, क्योंकि आज वैसे क्वेश्चन कोई नहीं था ना, तो मैंने यहाँ पर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया दोस्तों। तो आज जो आपको मेंस का क्वेश्चन लिखोगे, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 2015 में यूपीएससी ने पूछा था। आप बहुत आराम से बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। यानी आपने यहाँ पर बहुत डिटेल से बताना है कि क्या जो बढ़ती हुई जनसंख्या है यह मेन कारण है गरीबी का, या गरीबी मेन कारण है जनसंख्या बढ़ने का। आप इस पर क्या सोच विचार करते हो, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। ध्यान रखना यूपीएससी का 2015 का सवाल है, उसी तरीके से अटेम्प्ट करना। आप आज का आंसर लिख रहे होंगे मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो हिंदी में यहाँ पे बात है, आलोचनात्मक परीक्षण करें कि क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए। नाउ अगला आर्टिकल, यहाँ पे बात की जा रही है जो हमारे एक एडमायरल हैं जिनका नाम है आर हरि कुमार, इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने यहाँ पर बोला है IPMDA के बारे में। दोस्तों आपको क्वाड के बारे में तो पता होगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों का ये पूरा ग्रुप है क्वाड। वो 4 देश कौन कौन से हैं, वो है USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है क्वाड, जिसको बनाया गया है ताकि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको सिक्योर बनाया जा सके, चाइना से यहाँ पर उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वाड का ही यानी इसी क्वाड का ही एक इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव का नाम है IPMDA है। IPMDA की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये जो इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे क्वाड ग्रुप ने अनाउंस किया था। ये एक सबसे बढ़िया कमिटमेंट है जिसके माध्यम से काफ़ी सारी कंट्रीज़ साथ में मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और सिक्योर बना सकती हैं। इस इनिशिएटिव के बारे में ये बात करते हैं। साथ ही साथ में एडमायरल हरि कुमार जी ने यहाँ पर बोला है कि इसको लेकर हमें थोड़ा सा भी सुधार की ज़रूरत है। इस इनिशिएटिव में इंडिया दबदबा तब बना पाएगा जब हमारे पास में नए जहाज़ होंगे, नए शिप्स होंगे, और वो जहाज़ की तैयारी हम कर रहे हैं। हमारी जो नेवी है वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो रही है क्योंकि हमें इंडियन ओशन की सिक्योरिटी की बात करनी है। तो नेवी अभी ट्रैक पर है, लगभग कह सकते हो कि 170 से लेकर 180, 170 से लेकर 180 जहाज़, सबमरीन्स, ये सब कुछ रेडी की जा रही है 2028 तक।
ठीक है, ताकि यहाँ पर इंडियन ओशन को यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर बनाया जा सके और ये जो इनिशिएटिव है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है IPMDA के बारे में, इंडो पैसिफिक मैरीन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव क्या है। तो इस इनिशिएटिव को लाया गया था क्वाड लीडर्स के थ्रू। ध्यान रखना, क्वाड लीडर्स का एक समिट हुआ था टोक्यो 2022 में, उस दौरान इस इनिशिएटिव को लाया गया ताकि जो डार्क शिपिंग होती है इसको यहाँ पर टैकल किया जा सके। साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारा कह सकते हो इंडियन ओशन है या इंडो पैसिफिक रीजन है स्पेशली, वहाँ पर जो हम लोग एक निगरानी है वो रख सकें, प्रॉपर रियल टाइम में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कर सकें। साथ ही साथ में यहाँ पर ये इनिशिएटिव क्या करेगा, ये हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक करने का काम करेगा, प्लस जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में संबंध को मेंटेन करने का काम करेगा, ताकि वो देश स्पेशली जो क्वाड कंट्रीज़ है, क्योंकि क्वाड कंट्रीज़ की तो ये इनिशिएटिव है, तो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड कंट्रीज़ के साथ साथ यहाँ पर इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज़ हैं, है ना, उनको यहाँ पर सपोर्ट करने का ये काम करेगा। समझ गए। तो चाइना का जो नेवल प्रेजेंस है, चाइना की जो नेवी प्रेजेंट हो जाती है बार बार में, चाइना हमारे लिए चिंता पैदा करता है इंडियन ओशन रीजन में, उसको टैकल करना, ये सारा काम भी यहाँ पर IPMDA के माध्यम से हो सकेगा। तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे जो इंडियन लाइसेंस ऑफिसर्स होते हैं इनका एक रोल जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, अपने जहाज़ को तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात हमारे एडमायरल R हरिकुमार जी ने यहाँ पर मेंशन की है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा आज का हमारा न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी जानकारी आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस से आपको प्रोवाइड की गई है, और प्लीज़ आप एक अच्छा सा आंसर जो है वो लिखकर ज़रूर से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।